हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोसाइंस। मैं दीपाली नागवंशी और आज हम बात करेंगे प्राकल्पना के बारे में। शैक्षणिक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध का स्वरूप चाहे प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे अप्रयोगात्मक यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, शोध समस्या को चूज करने के बाद जो भी प्रयोग करता है वो प्राकल्पना का प्रतिपादन करता है। हर किसी शोध में, किसी भी प्रकार के शोध में शोध समस्या के चयन के बाद प्राकल्पना बनाना आवश्यक होता है। तो प्राकल्पना कहते किसे हैं, आइए हम जानते हैं। जब कोई भी रिसर्चर यानी कि प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का चूज कर लेता है, चयन कर लेता है, तो उसके बाद उस शोध समस्या का एक अस्थायी सॉल्यूशन, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन या एक टेस्टेबल जांचनीय प्रस्ताव यानी कि टेस्टेबल प्रोपोजिशन के रूप में करता है। इस जांचनीय प्रस्ताव को ही हम प्राकल्पना कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी भी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय प्रस्तावित उत्तर ही प्राकल्पना कहलाता है। इसके अलावा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारी जो शोध समस्या है वो यह है कि क्या सीखना पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, डज रेनफोर्समेंट इफेक्ट लर्निंग। तो हम इसका इस शोध समस्या का एक हम प्रस्तावित जांचनीय उत्तर, टेस्टेबल प्रपोजिशन अगर तैयार करें तो क्या बनेगा, इसकी अगर प्राकल्पना हम बनाएं इस शोध समस्या की, तो बनेगा कि पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेज होती है या दंड देने से पुरस्कार की क्रिया धीमी होती है। तो जो हमारा डज रेनफोर्समेंट इफेक्ट लर्निंग, ये रिसर्च प्रॉब्लम थी, इसका जो हमने टेस्टेबल प्रपोजिशन तैयार किया कि क्या पुरस्कार देने से सीखने की क्रिया तेज होती है या दंड देने से सीखने की क्रिया धीमी होती है, ये हमारी प्राकल्पना हो जाएगी। तो इट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम का एक जांचनीय उत्तर या एक अस्थायी समाधान हम निकालने के लिए देते हैं, उसे प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना, एक अच्छी प्राकल्पना की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ऐसा नहीं है कि हम प्राकल्पना कैसे भी बना दें उल्टी सीधी, नहीं, उसकी भी विशेषताएं होती हैं, स्टेप्स उसे कैसे हमें प्राकल्पना बनानी चाहिए। प्राकल्पना की सबसे पहली विशेषता यही है कि जो प्राकल्पना है वो जांचनीय होनी चाहिए, वो टेस्टेबल होनी चाहिए। और सेकंड विशेषता इसकी ये है कि जो हमारी प्राकल्पना, जो हमने प्राकल्पना बनाई है, वो पहले किसी शोध में जो अन्य शोध किए गए हैं तो उनमें जो प्राकल्पना बनाई गई है उससे मिलती जुलती, तालमेल खा जाने वाली ऐसी प्राकल्पना होनी चाहिए कि हमारी प्राकल्पना और वो प्राकल्पना में तालमेल बने। बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हमने जो बनाई है वो बहुत ही अलग जा रही है या पहले शोधों में है उससे बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए। थर्ड जो विशेषता है वो ये है कि प्राकल्पना को मितव्ययी होनी चाहिए। चौथी विशेषता उत्तम प्राकल्पना की ये है कि जो हमारी प्राकल्पना है उसमें तार्किक पूर्णता यानी कि लॉजिकल यूनिटी और व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। पांचवी विशेषता यह है कि प्राकल्पना का जो क्षेत्र है, प्राकल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। जो हमारा जो क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांत है, जो तथ्य हैं, उनसे संबंधित होनी चाहिए हमारी प्राकल्पना। इसकी छठवीं विशेषता यह है कि प्राकल्पना को अधिक से अधिक अनुमिति किया जाना संभव होना चाहिए और उसका जो स्वरूप है वो सामान्य होनी चाहिए। सातवीं विशेषता है प्राकल्पना को प्राप्य वैज्ञानिक परीक्षणों और उपकरणों से संबंधित होनी चाहिए। हमारी आखिरी और आठवीं विशेषता है प्राकल्पना को संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो ये 8 विशेषताएं थी एक उत्तम प्राकल्पना की। अब बात करते हैं प्राकल्पना के कितने प्रकार हैं। प्राकल्पना को 3 भागों में बांटकर उसके प्रकारों को डिफाइन किया गया है। पहला तो है चरों की संख्या के आधार पर प्राकल्पना के कुछ प्रकार हैं, दूसरा चरों के विशेष संबंधों के आधार पर प्राकल्पना के प्रकार हैं, और तीसरा विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर प्राकल्पना के कुछ प्रकार हैं। तो चरों की संख्या के आधार पर जो प्राकल्पना के प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार है साधारण प्राकल्पना और दूसरा प्रकार है जटिल प्राकल्पना। ये चरों की संख्या के आधार पर है। सेकंड जो प्रकार है चरों में विशेष संबंधों के आधार पर प्राकल्पना, उसका पहला प्रकार है सार्वत्रिक प्राकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। और इसका जो सेकंड टाइप है वो है अस्तित्वात्मक प्राकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। अब थर्ड नंबर विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर प्राकल्पना के जो प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार है कर्णत्व प्राकल्पना, उसमें कहते हैं कॉजल हाइपोथेसिस। सेकंड है वर्णनात्मक प्राकल्पना यानी कि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। थर्ड है शोध प्राकल्पना या कार्य रूप प्राकल्पना, जिसे कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। नंबर 4 नल प्राकल्पना, जिसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नंबर 5 है सांख्यिकीय प्राकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इन 3 प्रकारों के आधार पर प्राकल्पना के टोटल 9 प्रकार होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं प्राकल्पना के कार्य। प्राकल्पना क्यों बनाई जाती है, इसके कुछ कार्य होते हैं। तो पहला प्रकार तो ये है कि प्राकल्पना सिद्धांतों की जांच के लिए बनाई जाती है। इसके द्वारा हम सिद्धांतों की जांच करते हैं। इसका जो सेकंड कार्य है वो है नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। जो प्राकल्पना होती है वो नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। और इसका जो थर्ड कार्य है वो है, तीसरा कार्य है कि किसी भी घटना का वर्णन करना। ट्राइब एनी फिनोमेना। आज हमने प्राकल्पना के बारे में जाना, उसके कार्य, उसके प्रकार, उत्तम प्राकल्पना की विशेषताएं। अगर आप इन प्रकारों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इनको डिटेल प्राकल्पना के प्रकारों की एक डिटेल वीडियो अलग से बनाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।